नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राज और आप देख रहे हैं हाईवे 33। तो चले दोस्तों, आज की कहानी की सफ़र पर। दोस्तों, आज की कहानी झारखंड से आई हुई है। ये कहानी भेजे हैं, उनका नाम है योगिंदर। उम्र 2001 में उनकी लगभग 25 साल की थी। और ये जो घटना उनके साथ में घटी थी ना, साल था 2001 का। अब योगिंदर का उम्र लगभग 51 साल से ऊपर हो चुका है। तो आइए चलते हैं इनकी कहानी में, इनकी घटना में, जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर योगेंद्र के साथ में ऐसा क्या घटना घटी थी, उन्हीं की शब्दों में। दोस्तों, मेरा नाम जोगिंदर है। मैं गांव देहात का रहने वाला था, लेकिन मैं उस टाइम शहर में नौकरी करता था। रोज सुबह मैं काम के लिए निकलता था। गांव से जो मेरा स्टेशन था ना, 2 किलोमीटर की दूरी थी। कोई ना कोई साधन गांव का मिल जाता था और उसे मैं चला जाता था। लेकिन जब लौटता था ना, तब कोई साधन मिल नहीं पाता था। और उस टाइम मेरे पास इतना समर्थ नहीं था कि मैं कुछ अपने लिए ले सकूं। बस वही था, शहर पहुंचना, अपना काम करना और फिर ट्रेन से लौट आना। और रात के टाइम 2 किलोमीटर मुझे रोज पैदल चलना पड़ता था। कभी कभी वक्त पर मैं भी आ जाता था। और सब ये खेल होता था ट्रेन की मेहरबानी पर। अगर ट्रेन राइट टाइम मुझे मिल जाती, तब मैं तो अपने गांव टाइम से पहुंच जाता था। तब भी रात के 9 बज जाती थी। अगर ट्रेन लेट हो गई तो 10, साढ़े 10 और कभी कभी तो 11 भी बज जाता था। अब हमारे स्टेशन से 1 किलोमीटर की दूरी पर एक छोटा सा बाजार बना हुआ था। उस बाजार में कोई बड़ी बड़ी दुकानें नहीं, बस वही नाश्ता पानी का, चाय पानी का, पान बीड़ी का, साइकिल पंचर का, ऐसी ही होती थी, जो सुबह सुबह तड़के तो खुल जाती थी, लेकिन शाम का अंधेरा होने के बाद दुकानें सब बंद हो जाती थी। उस जगह पर सन्नाटा पसर जाता था। और उस दुकान के दूसरी साइड में शमशान भी था। पहले तो वहाँ पर लोग, उस चौराहे पर अकेले कोई जाता नहीं था, लेकिन जब धीरे धीरे वहाँ पर दुकानें वगैरह लगने लगी ना, तब वो लोग शमशान की बात भूल गए थे। और मेरा भी हालत कुछ ऐसा ही था। मैं भी बड़ा भूत प्रेत से डरा करता था। जब मैं उस चौक पर आता था ना, तब मुझे पिछली बात याद आती थी, जो मेरे साथ में ऐसा ही कुछ डरावना खेल हुआ था। उस टाइम ये दुकानें जो थी ना, बस 2-3 ही थी गिनती की, और वो भी शाम ढले बंद हो जाती थी। और जब मैं रात को ट्रेन से लौट रहा था, ट्रेन वक्त पर ही थी, ज़्यादा कोई देर नहीं हुई थी, 9 बजे के आसपास। और तब मुझे उसी शमशान के पीछे वाले जगह थी, मैं वहाँ बाथरूम करने गया था। दुकानें सब बंद थी और मैं बस बाथरूम करके निकलना चाहता था। और तभी मैं देखता हूँ कि मेरे से करीब 10-15 कदम की दूरी पर एक औरत मुझे नज़र आ रही थी। वो बड़ा ही भयानक दिख रही थी। चेहरा मोहरा मैं सही ढंग से नहीं देख पाया, लेकिन जितना देखा मैं उसी में डर चुका था। और उसके बाद तो मैं रुका ही नहीं। वहाँ पर भागते हुए अपने गांव पहुँचा। आज सारी रात मैं सो नहीं पाया था। रह रह के उसका चेहरा मुझे दिखाई देता था, डरावना सा चेहरा। और रात में मैं बुरे बुरे सपने भी देखता था। और ऐसे ही मेरे साथ में 2 दिन तक हुआ था। मैं 2 दिन तक अपने काम पर जा नहीं पाया। इतना डर मैं महसूस करता था। जब परिवार वालों को बताया तो मेरे को मना करने लगे कि तुम्हें उस जगह पर बाथरूम जाने की क्या ज़रूरत थी, तुम्हें वो जाना नहीं चाहिए, वो जगह भूतों का है, वहाँ पर चुड़ैल घुमा करती है, वो जो शमशान होता है ना, वहाँ पर आत्माएं घूमती रहती है। बेटा, तुमने गलती किया, लेकिन अब जो होना था तो वो हो चुका था। अब इसके बाद मुझे झाड़ फूँक करवाया गया। एक गांव के ही लोग थे, हमारे गांव का, थोड़ा तंत्र मंत्र का जानकार थे। और वो झाड़ फूँक करके गए, कहने लगे सब कुछ सही है, कोई ऐसी कोई बात नहीं है, बच्चा डर गया है और कोई बात नहीं, डरो मत, तुम तो बहादुर बच्चे हो। वाकई में उनकी बात मैं दिल में बिठा लिया था कि सही में मैं ज़्यादा ही डर चुका था। मैं अपना डर अब भगाने लगा। 3 दिन घर पर रुकने के बाद अब वो जो बुरे सपने थे ना, वो आना बंद हो चुके थे। झाड़ फूँक होने के बाद में तब मैं अपने काम पर लौटने लगा। लेकिन जब मैं उधर से ट्रेन से आता ना, स्टेशन पर उतरता और जब इस चौराहे पर पहुंचता, यहाँ से मेरे गांव का अब एक कच्चा रास्ता जाता था। और उस रास्ते पर
जैसे ही मुड़ता था मैं उस औरत का भयानक चेहरा जैसे मेरे सामने में आ जाता था। मैं भयभीत हो जाता था। अब फिर मैं जितना जल्दी हो सके उस जगह से आगे निकलने की कोशिश करता था। हाँ, ऐसे ही मैं उस जगह पर रोज़ डरा करता था। लेकिन धीरे 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 ये जो डर था ना वो कम होता गया, क्योंकि उसके बाद वो औरत मुझे कभी दिखी नहीं उस जगह पर। हाँ, तब मैं भी अब सोचने लगा कि चलो अब शायद झाड़ फूक की वजह से सब कुछ सही हो गया है, अब हमारे पास में ऐसी कोई चीज़ आएगी नहीं, अब डरने की जरूरत नहीं है। अब फिर तो मैं निफिक्र सा हो गया था कि कोई बात नहीं, जो होना था अब हो गया, अब डरने वाली बात नहीं है। हाँ, कभी कभी रात में कोई ना कोई हमें स्टेशन से हमारे गांव के आसपास का मिल जाता था, तब हमें बड़ा सहारा मिलता था। हम बातचीत करते हुए और अब उस चौराहे को पार कर लेते थे। अब फिर मैं अपने गांव की तरफ और जो भी मुसाफिर होते थे वो अपने गांव की तरफ। लेकिन उस रात की बात मैं कभी भूल नहीं सकता था। बरसात भरी रात थी। हाँ, मैं जब ट्रेन से उतरा ना रात के 11 बज चुके थे। ट्रेन घंटों लेट हो चुकी थी। जब मैं उतरा तो आसपास में देखने लगा कि कोई और मुसाफिर उतरा है कि नहीं उतरा। पैसेंजर ट्रेन थी और इसका जो लास्ट स्टॉपेज था 2 स्टेशन के बाद में था। अब वहाँ जाकर के ट्रेन रुक जाती थी। अब मैं प्लेटफार्म पर खड़ा देख रहा हूँ कि कोई है क्या जानकार जो मेरे साथ चल सके, लेकिन कोई नहीं था। हाँ, तब मुझे वहाँ से पैदल चलना पड़ा अकेले, और मैं अपने मन में कुछ सोचता हुआ उस चौराहे पर पहुँचता हूँ जहाँ पर अब वो मेरे साथ में हादसा हुआ था। मैंने कुछ दिन पहले ही बात हुई थी, लेकिन अब मैं उस हादसे से उभर चुका था और मुझे लगा कि अब झाड़ फूक हो गया है, अब तो कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई आत्मा भी होगी तो मेरे पास नहीं आएगी। लेकिन उसने मेरे साथ में ऐसा कुछ किया नहीं था। मैं खुद ही खुद इतना डर चुका था। उसकी भयानक चेहरा मेरे को सपने में भी दिखाई पड़ती थी, इसीलिए मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता था। लेकिन वो मामला निपट चुका था, मैं भी बेफिक्र था। और बरसात उसी जगह पर जहाँ पर वो चौराहा था, जहाँ वो बाज़ार लगता था, अब बरसात तेज़ी से आ गई। अब मैं भीगने के लिए तैयार हो गया था कि चलो भीग करके निकल चलते हैं। तभी मुझे दुकान में, खाली दुकान था, अब तो दुकानदार सब अपने सामान समेट करके अपने घर चले जाते थे। वहाँ पर कुछ महसूस हुआ हिलता डुलता। मैं समझा कि कोई ना कोई मुसाफिर ज़रूर होगा। चलते हैं भाई, हम क्यों भीगे, अगला भी अब उसमें बैठा हुआ है, चलते हैं, थोड़ा बरसात रुकने का इंतज़ार करते हैं। अब मैं भी उस खाली पड़ा दुकान में, कच्ची पक्की दुकान हुआ करती थी उस टाइम में, पक्का कोई दुकान नहीं था। अब मैं उस दुकान में चला जाता हूँ। अंधेरा होता है। तब मुझे एहसास होता है कि मैं जिसको देख कर के आया था वो कोई लड़का नहीं, वो तो लड़की है। अब मैं देखने की कोशिश करता हूँ कि आखिर कौन हो सकता है भाई। ये लड़की है और आसपास में बस्ती भी है, तो यहाँ कैसे फंसी पड़ी है। तब मैं अब उससे बात करने की कोशिश करता हूँ और वो एक कोने में खड़ी हुई और बारिश की तरफ देख रही है, बादल देख रही है, बिजली चमक रही है। और जब वो बिजली चमकती थी ना, तब मैं उसका चेहरा साफ देख पा रहा था और वो डर भी जाती थी, जैसे उसके ऊपर कहीं बिजली ना गिर जाए। तब मैं उसका चेहरा देखा ना, चेहरा बहुत ही सुंदर था। मैं देखा साधारण कपड़ों में थी, ऐसा नहीं लग रहा था कि कोई बड़े घर की हो, जैसा पहनावा मैंने देखा था। तब मैं बिल्कुल उसके नज़दीक पहुंच गया। अब पूछने लगा कि आप कौन से गांव की हो। जैसे मैं उसके पास पहुंचता हूं ना, वो चौंक के मेरी तरफ देखती है और कहती है थोड़ा सा अलग रहिए ना, अब इतना नज़दीक थोड़ी कोई आता है, जो कुछ पूछना है थोड़ा दूर से पूछिए ना। मैं उसकी मीठी आवाज़ सुन करके और मैं और भी आकर्षित हो गया था। मुझे लगा कि इसको मैंने कभी देखा नहीं है। बाज़ार में भी छुट्टी के दिन में अक्सर शाम के टाइम आता था, लेकिन मैं इसको देखा नहीं है। मेरे मन में जिज्ञासा थी कि ये कौन सी गांव की है, इसे मैं दोस्ती करूं, और मैं वही कोई जुगत लगा रहा था।
लेकिन वो मुझे दूर भगा रही थी कि आप थोड़ा दूरी पर खड़े हो जाइए, थोड़ा दूरी पर खड़े हो जाइए। आखिरकार मैं जेंटलमैन बन करके थोड़ा दूरी पर खड़ा हो गया था। बरसात अब होती जा रही थी। अब उससे बात करने का अब मतलब ही नहीं समझता था। वो तो मुझे एक तरह से झिड़क दिया था कि आप दूर हो जाइए। मैं ऐसे ही खड़ा होकर के इंतज़ार कर रहा था कि छोड़ो, जब ये दोस्ती नहीं करना चाहती है तो हमें क्या पड़ी है, चलते हैं, बारिश बंद हो जाएगा और फिर अपने गांव की तरफ चल पड़ेंगे। लेकिन जब भी बिजली चमकती ना, अब मैं उसका चेहरा देखता तो मैं देखता ही रह जाता। इतना भोलापन उसके चेहरे पर था, आंखें बड़ी बड़ी। मैं तो एक बार देख करके अपना दिल दे बैठा था। ऐसे ही आकर्षित उसका चेहरा था। और वो थी कि मुझे करीब आने ही नहीं देती थी। कौन सी गांव की थी वो बताने को राजी भी नहीं थी। अचानक बिजली तेज तेज कड़कने लगी। ऐसा लग रहा था कि बस कुछ ही मीटर की दूरी पर बिजली गिर रही हो। और तब वो लड़की अब डर गई, अब मेरे पास में आके खड़ी हो गई। मुझे बड़ा अच्छा लगा इतनी नज़दीक उसको पा करके। और तब मैं कहने लगा कि देखिए, मुझसे डरने की आवश्यकता नहीं है, मैं ऐसा लड़का नहीं हूँ। मैं भी इस जगह पर बरसात की वजह से रुका हुआ हूँ। बरसात नहीं होती तो मैं यहाँ खड़ा भी नहीं होता। मैं अपने गांव का नाम बताया कि मैं फलाने गांव का हूँ और मैं शहर में नौकरी करता हूँ। तब वो लड़की पहली बार मुझसे बात करने की राजी हुई और कहने लगी कि ठीक है, तो क्या रात को आप इतनी रात को ही रोज आते हो, डर नहीं लगता आपको? मैंने बोला डर किसे डर लगेगा, ये सब अपना ही एरिया है, जाना पहचाना एरिया है। यही तो मेरा सालों से नियम है, मैं सालों से नौकरी कर रहा हूँ शहर में, आता जाता रहता हूँ, तो डर निकल चुका है। लेकिन मैं जो मेरे साथ में घटना घटी थी ना, मैं उसको छिपा गया था। बातचीत का सिलसिला अब चल पड़ा था। बारिश बंद नहीं हो रही थी और तेज हो गई थी। और जब बिजली तड़कती ना, जोर की आवाज़ आती और वो मेरे और नज़दीक आ जाती थी डरी हुई हालत में। और तब मैं अब बातचीत का सिलसिला आगे और बढ़ाया। मैं उसके बारे में पूछने लगा कि आप अकेली, आपके साथ में कोई है क्यों नहीं? और तब वो कहने लगी कि मैं भी ट्रेन से उतरी थी, मैं रिश्तेदार के घर से आ रही थी। और तब तक बरसात हो गई। मुझे कोई लेने आने वाला था, लेकिन शायद बरसात की वजह से वो भी फंस गया। अब मैं इस जगह पर आई तो और बरसात तेज हो गई। मुझे एक खाली दुकान दिखी तो मैं शरण ले लिया इसी में, चलो बरसात थोड़ा धीमी हो जाएगी, बरसात रुक जाएगी तो मैं अपने गांव को चल पड़ेगी। वो एक गांव का नाम भी बताई और उस गांव को मैं भली भांति जानता भी था। अब किसके घर की थी मैं वो जान नहीं पाया। इतना ही मेरे लिए काफ़ी था कि अब फलाने गांव का है और उस गांव को मैं जानता हूँ अच्छी तरह से। अब मैं उस लड़की से बहुत आकर्षित था और वो भी लग रहा था कि धीरे धीरे मेरे प्रति आकर्षित हो रही है। जब भी बिजली कड़कती ना तो उस डर करके मेरे और नज़दीक आ जाती। और एक बार तो मेरे बदन से टकरा भी गई थी। और तब मैंने उसको सहारा दिया कि डरिए मत, मैं हूँ ना यहाँ पर। आखिरकार कुछ देर के बाद में बिजली अब जो तड़क रही थी, बादल बरस रहे थे, जो हो रहा था बारिश का, वो धीमा पड़ चुका था। और तब वो कहने लगी कि अब चला जाए, अब बारिश थोड़ा कम स्पीड हो गई। बारिश का कोई विश्वास नहीं है। वो जो कह रही थी ना, मुझे भी सही लग रहा था कि हाँ, बारिश का कोई भरोसा नहीं, अभी थोड़ा कम हो गया है, बंद भी होने का आसार दिख रहा है, कहीं बाद में बढ़ भी ना जाए। लेकिन मैं उस पर इतना मोहित हो गया था ना कि मेरा उस दुकान से निकलने का मन नहीं कर रहा था। और शायद वो भी मेरे को अब ऐसे ही समझ रही थी कि मैं उस पर आकर्षित हो गया हूँ और वो भी मुझ पर ऐसे ही आकर्षित हुई पड़ी थी। बातचीत तो कर रहे थे लेकिन कोई चलने को तैयार नहीं था। मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था। जवान लड़की, वो भी एकांत में, और बरसात का मौसम, आसपास में कोई नहीं, पूरी की पूरी दुकान खाली। तो आखिर दोनों लोग जुआ थे, दोनों का दिल धड़क रहा था। ना जाने कब मेरी बाहों में आई, मुझे तो एहसास भी नहीं हुआ। मैं तो एक मधोसी में डूब गया था। और जब मुझे होश आया ना तो मैं थोड़ा डर गया था। अरे ये मैंने क्या कर दिया? मुझे लगा कि ये सब अपने आप हो गया। इसमें लड़की का रोल ज़्यादा ही है। अगर वो मेरे इतने नज़दीक नहीं आती तो शायद ये कुछ नहीं होता। लेकिन अब जो होना था हो चुका था।
मुझे भी अब थोड़ा सा अलग महसूस हो रहा था कि नहीं, ये जो हुआ गलत है। लेकिन लड़की के चेहरे पर ऐसा कुछ लक्षण नहीं दिखाई दे रहा था। वो मुस्कुरा रही थी और तब कहने लगी, क्या रात यहीं बिताने का इरादा है? अब तो बारिश भी रुकी हुई है, तो क्यों ना अपने अपने घर चला जाए। और तब मैं अब थोड़ा जैसे होश में आया और कहने लगा, हाँ हाँ, आप सही कह रही हैं। इसके बाद हम दोनों उस दुकान से निकलते हैं और आगे बढ़ने लगते हैं। जब मेरा रास्ता आता है तो मैं मुड़ जाता हूँ, लेकिन वो खड़ी देखती रहती है। तो मैं कहता हूँ कि आप अपने गांव की तरफ क्यों नहीं जा रही हो? और तब कह रही है कि ना, आप जाइए, मैं आपको जाते हुए देख रही हूँ। मैं अब रुक गया। मुझे लगा कि लड़की बहुत ही मेरे पर आकर्षित हो चुकी है। अब मैं उसके पास और आ गया, नज़दीक आ गया। कहने लगा, देखिए, रात का माहौल है, यहाँ पर अकेली लड़की को रहना ठीक नहीं है। आप मेरी बात को समझा कीजिए। चलिए, मैं आपको गांव तक छोड़ के आ जाता हूँ। मैंने अब उसको ऑफर किया, लेकिन वो हंसने लगी और कहने लगी, मेरा गांव कोई दूर नहीं है और कोई ना कोई मुझे अब लेने के लिए आता होगा। आप जाइए, मैं चली जाऊँगी। आखिरकार वो जिद पर रुक गई थी और मैं जाना ही पड़ा मुझे। मैं अपने गांव के रास्ते पर चल पड़ा था, लेकिन बार बार मुड़ कर देख रहा था। वो लड़की उसी जगह पर अभी भी मुझे खड़ी हुई दिखाई दे रही थी। जब मैं काफ़ी दूर आ गया तब वो मेरी आंखों से ओझल हो चुकी थी। मैं उसी लड़की के बारे में सोचता सोचता कब घर पहुंच गया पता ही नहीं लगा। लेकिन जब घर पहुंचता हूं ना, तो मुझे माँ खुशखबरी सुनाती है। कहती है कि बेटा जोगिंदर, तेरा शादी हमने फिक्स कर दिया है। लड़की पढ़ी लिखी है, तस्वीर ये रहा। तस्वीर दिखाती है। हाँ, मैं तस्वीर देखता हूँ तो मैं भी खुश हो जाता हूँ कि अरे, ये तो बहुत ही सुंदर लड़की है। और आखिरकार वो रात हमारे लिए खुशी की रात थी। कब मुझे नींद आ गया मुझे पता ही नहीं चला। अब रोज़ का वही काम था, सुबह तड़के उठना, माँ नाश्ता पानी सब बना करके रेडी रखती थी और अपना टिफिन में रखते थे। और नाश्ता किया और लंच को भर करके टिफिन में थैले में डाला, बैग पीठ पर रखा और चल पड़े अपने काम पर। गांव से कोई ना कोई हमें जुगाड़ जरूर मिल जाता था। कुछ नहीं मिलता तो कोई ना कोई साइकिल की सवारी कर लेते थे, पहुंच जाते थे रेलवे स्टेशन वक्त पर। ट्रेन भी मिल जाती थी, लेकिन आने के टाइम में ही बड़ा दिक्कत परेशानी होती थी। वो जो रात की ट्रेन होती थी ना, अक्सर लेट हुआ करती थी। अब जब मैं शाम को स्टेशन पहुंचता हूं रात के टाइम में, तब वो ट्रेन 2 घंटे लेट थी। अब हमारा स्टेशन छोटा था, ट्रेनें तो बहुत थी, लेकिन हमारे स्टेशन पर रुकती नहीं थी। एकमात्र वही ट्रेन थी जो मैं इसका इंतज़ार करता था। और वही 2 घंटा मैं कैसे स्टेशन पर गुजारा मैं ही जानता हूँ। आखिरकार ट्रेन आई और हम ट्रेन में सवार हो गए। जब ट्रेन स्टेशन पर आकर रुकी, तब मैं तेज़ी से अब आगे अपना गांव की तरफ बढ़ने लगता हूँ। तभी मुझे आवाज़ आती है, मेरा नाम लेकर कोई पुकारता है ना, तब मैं चौंक जाता हूँ। और वो भी लड़की की आवाज़, मधुर आवाज़। पलट के देखता हूँ तो वही लड़की अब स्टेशन से भागती हुई मेरे पास आती है। मैं उसको उस जगह पर देख करके हैरान हो जाता हूँ और कहता हूँ कि आप अपने गांव गई थी ना, तो स्टेशन से कैसे आ रही हो? लेकिन मन ही मन बड़ा मैं खुश हो गया था कि चलो, कल वाली मेरी दोस्त मिल गई, आज का भी रात बड़ा सही निकलेगा। हाँ, तब वो कहती है कि ना, मैं गई थी लेकिन एक अर्जेंट काम था, अब मुझे फिर जाना पड़ा। हाँ, यही ट्रेन मुझे भी मिली थी। तो मैं हैरानी से अब कहने लगा, मैं भी तो इसी ट्रेन में था, आप इतना पीछे कैसे रह गई? तब वो कहने लगी, मैं लास्ट वाली बोगी में थी, आने में थोड़ा वक्त लग गया। लेकिन मैं जब आपका चाल ढाल देखा ना, तो मैं समझ गई कि आप ही होंगे। मैं बहुत खुश था। अब फिर हम दोनों बातें चित करते हुए और मैं चलने लगे थे। उस शादी की बात मैं उस लड़की को छिपा दिया था कि मैं कहीं बताऊंगा तो नाराज़ हो जाएगी, क्योंकि पहली रात हमने उसके साथ बिताया था और अभी भी उम्मीद था कि वो मेरे साथ कुछ न कुछ बातचीत ज़रूर करेगी। इसी उम्मीद के सहारे हम चलते हुए अब बिल्कुल करीब होकर के, जैसे प्रेमिका है ऐसे चिपक कर चल रही थी। हम उसी जगह पर पहुँचे। आज मौसम बादल जरूर थे, लेकिन
बारिश नहीं हो रही थी। जब हम उस चौराहे पे पहुंचते हैं जहाँ पर दुकान होती है, जब दुकान देखते हैं मैं तो कल की बात ध्यान में आ जाती है। हाँ, तब मैं कहता हूँ कि रुकने का इरादा है या जाने का। वो मुस्कुरा देती है, कहती है कि आप बताओ। तब मैं बाहें फैला देता हूँ। हम दोनों उस दुकान में आ जाते हैं। जब वहाँ से निकलते हैं ना तो हम बड़ा खुश होते हैं। अब मैं उस अपनी शादी की बात उस लड़की से बताता नहीं हूँ। अब ये तो हमारे साथ सिलसिला चल पड़ा था। अब वो रोज़ स्टेशन पर नहीं मिलती, लेकिन उस चौराहे पर लड़की रात को मिल जाती थी। या तो मैं 9 बजे आऊँ या 10 बजे आऊँ, क्योंकि उसका जो गांव था बहुत पास में था। अब हमारे में प्रेम हो चुका था, जैसे मैं समझ रहा था। लेकिन मैं अपनी शादी वाली बात उसको छिपा कर रखा था कि कहीं मैं बताऊंगा तो ये भड़क जाएगी, फिर हमारा जो बना बनाया रिश्ता है वो टूट जाएगा। मैं ऐसा नहीं चाहता था। मैं चाहता था कि मैं बताऊंगा ज़रूर, लेकिन अभी शादी का कोई मुहूर्त नहीं थी। शादी अगले साल में थी और 1 साल तक हमें इंतज़ार करना था। मैं ये दोस्ती तोड़ना भी नहीं चाहता था। वो भी लड़की बहुत ही खूबसूरत थी। मुझे तो बड़ा ही अच्छी लगती थी। मैं चाहता था कुछ दिन तक ऐसा रिश्ता चलता रहे और फिर मैं बता दूंगा, और यही मन में सोचा था। अब यही सिलसिला रोज़ चलने लगा, हम मिलने लगे। हाँ, कभी कभी ऐसा होता था कि वो लड़की 2 दिन तक आती नहीं थी। जब मैं पूछता था कि आई क्यों नहीं, तब कोई ना कोई बहाना बना देती थी कि मैं किसी काम में फंसी हुई थी, घर वाले जगह थे। मैं निकल नहीं पाई। आखिरकार जब पूरा 3 महीने बीत जाता है ना, तब मैं स्टेशन से आ रहा होता। मैं अकेले था। रात भी काफ़ी हो चुकी थी, करीब रात का 11 बज रहा था। जब मैं उस चौराहे पर पहुंचता हूँ, तब वो लड़की मुझे नज़र नहीं आती है। मैं कुछ देर इंतज़ार करता हूँ कि चलो आती होगी आती होगी। 11:30 बज जाता है। जैसे ही जाने का कहता हूँ, मन करता है कि चलो अब लड़की नहीं आएगी। तभी मुझे उसी दुकान के अंदर में, मैं तो बाहर खड़ा था, आसमान में चांद भी निकला हुआ था, और उस दुकान के अंदर में मुझे कुछ हलचल सी नज़र आई, जैसे अंदर में कोई हो। मुझे लगा कि कहीं मेरी प्रेमिका तो नहीं है, ये अंदर ही है और अपने आप को छिपा रही है, मेरे साथ में मजाक करना चाहती है। अब मैं बिना परवाह किए दुकान के अंदर चला जाता हूँ। जैसे ही जाता हूँ ना, जो मैं देखता हूँ यकीन ही नहीं होता। इतना भयानक रूप मैंने कभी देखा नहीं था। कपड़ा लत्ता सेम था, लेकिन जो खूबसूरत चेहरा था ना, उसका बदला हुआ था। वो कोई मांस का टुकड़ा लेकर के, जैसे कोई रोड का एक्सीडेंट होता है, कोई छोटा मोटा जानवर अब मर जाता है, कुचल जाता है, ऐसे ही कोई जानवर अब लेके आई थी और उसको खा रही थी बड़े चाव से। जब मैं उसको देखता हूँ ना, मेरी रूह कांप जाती है। अब तो जैसे उसका भेद खुल गया था, और वो भी मुझे देख करके भौचक्का रह गई कि मैं अब इसके सामने में आ गया हूँ और उसका असली रूप मैं देख लिया हूँ। मेरे तो जैसे होश उड़ चुके थे। मैं एक पल उसको देखता हूँ और एक पल में ही समझ जाता हूँ कि जिस लड़की से मैं प्यार कर रहा था, रोज़ मिलता था, उसका इंतज़ार करता था, और वो लड़की एक चुड़ैल है, एक प्रेतात्मा है, और वो भी भयानक। डर जाता हूँ, भागता हूँ बिना शोर किए हुए, लेकिन मैं भाग नहीं पाता हूँ। जैसे भागता हूँ जैसे किसी ने मुझे धक्का दे दिया हो। एक तेज़ हवा का झोंका आया। अब मुझे लगा कि इस हवा की वजह से मैं ज़मीन पर गिर गया हूँ, लेकिन सबसे बड़ा डर उस वक्त लगा कि कोई मेरा पैर पकड़ करके घसीट रहा है। मैं अपने आप को उसी जगह पर जहाँ पर वो मुर्दा जानवर को खा रही थी, मैं अपने आप को पाता हूँ। तब मेरी चीखें निकलने लगती है। वो मुर्दा जानवर को छोड़ करके अब खड़ी हो चुकी है, मुझे घूर रही है। अब उसका जो भयानक चेहरा है ना, अब बदल चुका है। फिर वही रूप अपना अख्तियार कर ली, जिस रूप को देख करके मैं अब उसके साथ अब फंस चुका था। इतना सुंदर रूप, लेकिन वही रूप थोड़ी देर पहले मैं देखा था, कितना भयानक थी। फिर वो घुर्रा रही थी किसी जानवर की तरफ। कह रही थी कि तूने मेरा असली रूप देख दिया, अब मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। गुस्से में जैसे कांप रही हो, शरीर उसका कांप रहा था।
आवाज़ भी भर्रा रही थी। जो आवाज़ कितनी मधुर थी और वो आवाज़ अब फटे बांस की तरह लग रही थी। तब मुझे लगा कि जोगिंदर बेटा, आज तू फंस गया। अब इसके चंगुल से निकल नहीं पाएगा। अब तेरी जिंदगी का अंत यहीं पर हो जाएगा। जो तेरे अरमान थे सब धरे के धरे रह जाएंगे। अब वही होता है, मुझे ज़मीन पर गिरा देती है। गिरा तो पहले ही था, घसीट करके उसी जगह पर ले गई थी। अब फिर मेरे सीने पर सवार हो जाती है। अब उसका जो असली रूप मैं जो देखा था, अब फिर वही रूप में आ जाती है। भयानक भयानक उसकी आंखें हो जाती हैं। इतना भयानक रूप देख करके मैं चीखने लगता हूँ। अब मुझे लगता है कि मैं बच नहीं पाऊंगा। चीखें मेरी शायद दूर दूर तक जा रही थी और वो मेरा संजोग भाग कहिए कि मेरे गांव के कुछ लोग उस रास्ते से इसी गांव से आ रहे थे और वो 7 लोग थे हमारे गांव के। अब वो बातचीत करते हुए आज शायद मेरी चीखें सुन लिया था और उसी तरफ में आ गए, मेरी दुकान के, जिस दुकान के अंदर में था मैं। अब मेरे साथ ये सब चल रहा था। अगर थोड़ा सा देर हो जाती ना तो वो आत्मा मुझे छोड़ती नहीं। लेकिन तभी सुनी हुई आवाज़, जानी पहचानी आवाज़ मेरे कानों में पड़ती। कौन भाई चीख रहा है? मैं उस आवाज़ को पहचान लेता हूँ। अब मैं चिल्लाता हूँ कि भैया मैं हूँ, जोगिंदर जोगिंदर। जैसे ही वो लोग आवाज़ को मैं पहचानते हैं और दुकान में आते हैं तो देख कर के हैरान रह जाते हैं। वो आत्मा तो उनको नज़र नहीं आती है। मैं ज़मीन पर घायल अवस्था में मिलता हूँ और वो लोग अब देख कर कहते हैं, जोगिंदर तू यहाँ क्या कर रहा है? इस झोपड़ी में तू कैसे आ गया? क्या हुआ तेरे साथ में? उनको लगा कि मेरे साथ में कोई अब छीना झपटी हुई है, कोई बदमाश मुझे छीना झपटी किया है, अब मुझे घायल करके भाग गया है। उन लोगों का यही अब शक था। लेकिन जब बताता हूँ पूरी घटना को तो वो लोग डर जाते हैं और कहते हैं, जोगिंदर सच कह रहा है तू? मैं बोलता हूँ आपको यकीन नहीं हो रहा? आप लोग से मैं कभी झूठ बोला हूँ? मैं पूरा कहानी बताता हूँ। और तब वो लोग कहते हैं, जोगिंदर जितना जल्दी हो सके हम लोग चलते हैं इस जगह से। सारे लोग डर जाते हैं। हम घर पहुँचते हैं। मेरे माँ का रो रो के बुरा हाल। अब मैं पूरा कहानी बताता हूँ कि माँ, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। आखिरकार माँ समझाती है कि भूल जा, जो तूने किया उसको हम भूल जाते हैं। अब आगे क्या होगा हम उसके बारे में सोचते हैं। आखिरकार सुबह होता है। अब फिर उसी तांत्रिक बाबा को बुला कर लाती है कि बाबा, हमारे लड़के ने ऐसा ऐसा अब कर्म कर लिया है, अब इसका उपाय क्या है? बाबा मुझे डांटते हैं, समझाते हैं कि तूने तो बहुत बड़ी गलती की, ऐसा गलती कभी नहीं करना चाहिए था। क्या तुझे एहसास नहीं हुआ कि जिस लड़की के साथ रातें बिता रहा है वो कोई आत्मा है? और तब मैं कहा कि नहीं, मुझे एहसास तक नहीं हुआ, मुझे तो यही लगा कि वो सही लड़की है जिसके साथ मैं प्यार कर रहा हूँ। और तब बाबा कहने लगे कि चल कोई बात नहीं, मैं सब कुछ सही कर दूँगा। झाड़ फूँक किए और फिर हमारी माँ से बोलते हैं कि मैं तुम्हारे लड़के को सही कर दिया, अब लेकिन इसको बचा के रखना कुछ दिन तक, ये घर से बाहर निकलने ना पाए। हो सकता है कि वो जो चुड़ैल है अब तुम्हारे लड़के पर दोबारा अटैक करे, क्योंकि वो जान चुकी है कि तुम उसको पहचान चुके हो और वो तुम्हें ढूंढ रही होगी, आसानी से पीछा नहीं छोड़ेगी। और वही मैं डर जाता हूँ। लेकिन अब झाड़ फूँक दोबारा से हो चुका था। हाँ, मेरे परिवार तो मुझे घर से बाहर निकलने ही नहीं देता था। मैं 15 दिन के बाद घर से बाहर निकलता हूँ। जब सब कुछ सामान्य हो जाता है और तब मैं वो नौकरी बदल देता हूँ। मैं पास के ही शहर में अब नौकरी कर लेता हूँ, जो आने जाने में हमें कम समय लगे। हाँ, पैसा कुछ कम मिलता था। अब इसके बाद में उस लड़की से कभी आमना सामना नहीं हुआ। जब मेरी शादी हो जाती उसी लड़की से, अब कुछ महीनों के बाद मैं वो घटना बताता हूँ, तब मेरी पत्नी विश्वास ही नहीं कर पाती है और कहती है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, आप पढ़े लिखे हो, मैं भी पढ़े लिखे हूँ, ये आज के टाइम में साइंस का युग है, ज़रूर आप मुझसे मजाक कर रहे हो। और तब मैं समझाया कि देखो, साइंस का युग तो ज़रूर है, लेकिन इस युग में भी आत्माएं होती है, अब मैं तो इसका भुक्तभोगी हूँ। और तब उसको यकीन आया और तब वो कहने लगी, नहीं, अकेले आप रात के टाइम कहीं मत निकलना। इस घटना को
लगभग 3 साल बीत चुका था। अब मैं अपनी पत्नी को लेकर के ससुराल गया हुआ था। आज जब मैं वापसी हो रहा था ना, तो रात हो चुकी थी। अब वही स्टेशन, उसी स्टेशन पर मैं उतरता हूँ अपनी पत्नी के साथ में। अब मैं डर जाता हूँ, सब कुछ मुझे याद आ जाता है कि अब मैं क्या करूँ। डर जो था ना, मेरा पीछा नहीं छोड़ता था। लेकिन पत्नी बड़ा हिम्मती थी। कहती थी, आप खाम खा डर जाते हो, पिछली बातों को भूलो ना, कब तक अपने दिमाग में बिठा कर रखोगे। लेकिन वो डर था ना, मेरे शरीर से बाहर निकल के राजी होता ही नहीं था। मैं भूलना जरूर चाहता था कि वो डर मेरे दिमाग से निकल जाए, लेकिन वो निकलता तब ना, निकलता ही नहीं था। जब मैं स्टेशन से उतरा ना, सन्नाटा पसर चुका था। रात के करीब 9 बज चुके थे। साधन तो कोई मिलना नहीं। तब हम पत्नी पत्नी पैदल ही चल पड़े थे, बातचीत करते हुए। मैं आगे चल रहा था और मेरे पीछे मेरी पत्नी। एक जगह पर मुझे कुछ अंधेरे में कुछ नजर आया, 2 चमकती हुई आंख, जैसे मुझे घूर रही हो। मैं डर जाता हूँ, मैं खड़ा हो जाता हूँ। मेरी पत्नी अब मुझे टोकती है कि हुआ क्या जी, अचानक चलते चलते आप रुक गए, बात क्या है। मैं कहता हूँ कि तुम्हें कुछ दिखाई दे रहा है। पत्नी चारों तरफ देखती है, कहती है नहीं, कुछ नहीं नजर आ रहा, चलिए चलिए, देर हो रहा है, हम लोग घर पहुँचेंगे। पत्नी मुझे धकेलते हुए अब चलने लगती है। अब मैं डरा सहमा सा बार बार उसी तरफ देख रहा हूँ जिधर वो 2 आंखें मुझे चमकती हुई नजर आ रही है। अब कुछ ही देर के बाद वो गायब भी हो जाती है। मैं बेहद डरा हुआ था, खौफ में था कि आज ना जाने क्या हो। आज तो मैं फंस चुका हूँ। तांत्रिक बाबा ने कहा था कि अकेले रात में कभी मत निकलना, लेकिन आज अकेले नहीं था मैं, मेरे साथ में मेरी पत्नी थी। अब पत्नी कभी डरती नहीं थी, बड़ा ही दिलेर थी, मजाकिया भी थी और वक्त वक्त पर मजाक भी करती थी, हंसाती भी थी। वो मुझे अब मजाकिया लहजे में बोल रही थी कि क्या दिखाई पड़ गया, कोई हूर की परी जो देख करके रुक गए थे। तब मैं उसकी बात समझ करके हंसने लगा था। कहने लगे नहीं, मुझे लगा था कि कोई 2 आंखें मुझे घूर रही हो। तब वो कहने लगे हाँ, आपको तो हमेशा यही बात याद आती है। अरे उस घटना को भूल जाइए, घटना समझ करके जितना दिमाग में रखोगे उतना ही तकलीफ देगी। लेकिन वो घटना निकले तब ना, हम उसी जगह पर पहुंच जाते हैं, उसी चौराहे पर और उसी दुकान के आसपास में जब आ जाते हैं, डर मेरे शरीर में और आ जाता है। मैं बिल्कुल डर जाता हूँ। तब मेरी पत्नी कहती है कि आप डरिए मत, मैं आपका हाथ पकड़े हुए ना, आप मर्द बनो ना, कैसा है आप हो, डर जाते हो थोड़ी छोटी छोटी बात पर। अरे वो घटना था, वो बीत चुका, वो तो कभी का हो चुका है, ख़त्म, अब डरने की क्या हो सकता है आपको। लेकिन मैं जानता था कि वो कहीं आस पास में होगी ना, तो ज़रूर मुझे मारने की कोशिश करेगी, क्योंकि मैं उसको असली रूप में देख चुका था। और वो अपना जग जाहिर नहीं करना चाहती थी कि मैं एक आत्मा हूँ, एक प्रेतात्मा, एक चुड़ैल हूँ। वो गुस्से में थी। और आखिरकार मैं अपनी पत्नी के साथ आगे की तरफ बढ़ने लगता हूँ। जैसे ही मैं उस चौराहे से, उस दुकान से जहाँ पर मैं कभी मिला करता था, और उस दुकान को पार करता हूँ, मेरी पत्नी मेरे बगल में, हम साथ साथ चल रहे हैं। अचानक मुझे कोई जोर से धक्का देता है। धक्का इतना तेज था ना कि मैं अपने आप को संभाल नहीं पाता हूँ, जमीन पर औंधे मुंह गिर जाता हूँ। और तब मुझे लगता है कि मेरे पीठ के ऊपर, अब मेरे शरीर के ऊपर में कोई सवार हो गया। बहुत वजन जैसे मेरे शरीर पर आ चुका है। मैं उठने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन उठ नहीं पा रहा हूँ। और तब मेरी पत्नी कह रही, अरे उठो ना, कैसे गिर गए, क्या ठोकर लग गई। अभी भी उसको समझ में नहीं आ रहा था कि मेरे साथ में हुआ क्या, क्योंकि उसको कोई दिखाई नहीं दे रहा था, नज़र नहीं आ रहा था। वो समझ नहीं पा रही थी कि मेरे साथ में हुआ क्या है। लेकिन मैं उठने का तो बहुत कोशिश कर रहा था, लेकिन शरीर पर इतना वजन आ चुका था कि मैं झेल नहीं पा रहा था, ना तो मेरे मुंह से आवाज़ निकल पा रहा था। अचानक ये सब हुआ था, मैं संभल ही नहीं पाया था। और तब मुझे वो डर था ना, बिल्कुल याद आ गया कि कहीं वही लड़की तो नहीं है, प्रेतनी तो नहीं है। अब फिर
मुझे तो लगा कि मैं कहीं बेहोश ना हो जाऊं। और तभी मेरी पत्नी मेरे हाथ पकड़ती है और कहती है उठो ना। जोर लगाती है, ताकत लगाती है, लेकिन मैं खड़ा नहीं हो पाता हूं। अभी भी वो मुझसे कह रही कि हुआ क्या, आप जमीन पर कैसे गिर गए, उठ के खड़ा हो जाओ। और तभी मुझे सामने में कुछ चमकता हुआ नजर आता है। और जब मैं देखता हूं ना, एक तो पीठ पर वजन और सामने में दो आंखें, जैसे मैं पीछे देखा था वैसे ही दो आंखें मुझे घूरती हुई और पास पास आती जा रही है। जैसे मैं देखता हूं, जब नज़दीक आ जाती है ना, तो देख करके खौफ में हो जाता हूं। वही थी वो, बिल्कुल चेहरा मोहरा सब कुछ जो मैं उसका असली रूप देखा था उसी रूप में थी। मैं चीखने लगता हूं, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, मेरी पत्नी से कहता हूं। अब पत्नी को समझ में नहीं आ रहा कि करे तो क्या करे। उसको कोई दिखाई नहीं दे रहा है, दिखाई तो मुझे दे रहा है, मेरे पीठ पर जैसे कोई सवार है। मैं वजन से दबा हुआ हूँ, उठ के खड़ा नहीं हो पा रहा हूँ। ये सब मेरे साथ में हो क्या रहा है? मेरे पीठ में कौन सवार है, ना तो मैं देख पा रहा हूँ और ना मेरी पत्नी। बस सामने में, मेरे सामने में वो आकर के खड़ी हो गई थी। अब बड़ी बड़ी आंखों से, अंगार जैसी आंखों से मुझे घूर रही थी, जैसे वो मुझे कच्चा ही चबा जाएगी। लेकिन पत्नी मेरा साथ नहीं छोड़ रही थी, बार बार मेरे बाजू पकड़ रही थी और कह रही थी कि उठो ना जोगिंदर, मजाक की हद हो गई है। अब ऐसा कैसे तुम्हें गिर गए, कैसे चोट लग गई, इतना तो नहीं लगी ना, उठ के खड़े हो जाओ ना। तब मैं उठने की कोशिश करता हूँ, लेकिन उठे तब ना, वो वजन मेरे पीठ पर लदा हुआ था ना, वो छोड़ नहीं रहा था, मैं उठ ही नहीं पा रहा था। तब शायद मेरी पत्नी को लगा कि हाँ, कुछ न कुछ तो मसला है, ऐसे मैं नहीं हूँ। अब मैं चीख रहा हूँ कि देखो सामने खड़ी है, पत्नी मेरे देख रही है, लेकिन उसको दिखाई नहीं पड़ रहा है। मैं अब समझ रहा हूँ कि पत्नी को दिखाई नहीं दे रहा तो वो कैसे समझ पाएगी। अब पत्नी को लग रहा है कि मैं कोई मजाक तो नहीं कर रहा हूँ। दुविधा में फंसी हुई थी, लेकिन जब लगा ना, कुछ देर हो गया, जब मैं उठ नहीं पा रहा था, और तब उसको शक हो गया कि कोई न कोई मसला मेरे साथ में ज़रूर है। और तब कहती है, जोगिंदर क्या तुम्हें वो दिखाई दे रही है? मैं बोला हाँ, मेरे सामने में खड़ी है, मुझे बचा लो। मैं रोने लगता हूँ। और तब कहती है कि डरो मत, मैं हूँ ना, वो तुम्हें छू भी नहीं पाएगी। अभी मेरी ताकत देखी कहाँ है, जैसे मेरी पत्नी के ऊपर में कोई सवार हो चुका। आंखें बड़ी बड़ी उसकी हो गई थी। अब मैं उसका चेहरा देख रहा हूँ और कभी भयानक चुड़ैल को चेहरा देख रहा हूँ। मैं तो समझ नहीं पा रहा था। अचानक जैसे लगा ना कि मेरे सर पर कोई चोट मार दिया है। अब मैं बेहोशी की दुनिया में डूबता चला जा रहा हूँ। जब मेरी आँख खुलती है ना, तब मैं होश में आ चुका था। अब मेरी पत्नी मुझे उठा रही है, जोगिंदर उठो उठो उठो, कुछ नहीं वो तुम्हारा बिगाड़ पाएगी। मैं कहती थी ना कि डरो मत, जितना डरोगे वो तुम्हें डराएगी। अब देखो मैं उसको भगा दिया हूँ, वो तुम्हारे नज़दीक तुम्हें छू भी नहीं पाएगी। अब मैं उठ के खड़ा हो जाता हूँ। वजन जो मेरे पीठ पर लदा हुआ था और वो गायब हो चुका है। सामने देखता हूँ डरे हालात में, लेकिन वो चुड़ैल मुझे नज़र नहीं आती है। और तब मैं अपनी पत्नी का हाथ पकड़ता हूँ और भागने लगता हूँ। अब पत्नी भी कहती है कि चलो, लेकिन डरो मत, डरोगे ना तो काम खराब हो जाएगा। डर उसको ताकत देती है, उसकी और ताकत बढ़ जाती है। और तब मैं समझता हूँ कि शायद मेरी पत्नी सही कर रही है। और फिर हम लोग गांव पहुँच जाते हैं। इसके बाद मैं काफ़ी दिनों तक खौफ में रहता हूँ। वही सपने मुझे आते रहते हैं, लेकिन मेरी जो पत्नी है ना, उस सपने से उबारने की कोशिश करती है और जो कुछ करना चाहती थी वो करती थी। अब बीच बीच में हम तांत्रिक बाबा के पास भी जाते थे। वो झाड़ फूँक लगा देते थे और कहते थे कि हाँ, कुछ दिन तक ऐसा चलता रहेगा, वो तुम्हें मारने की फिराक में लगी हुई है। अब मैं तुमसे बता रहा हूँ ना कि अंधेरे में मत निकला करो। अगर अपने जीवन बचाना चाहते हो तो कुछ महीना घर में शांत बैठा रहो। अब फिर मैं वही करता हूँ। मैं नौकरी वोकरी छोड़ देता हूँ, अपने घर में ही रहता हूँ कि जीवन अमूल्य है। मैं अपना जीवन खोना नहीं चाहता था। 6 महीना बीतने के बाद मैं फिर खड़ा हो जाता हूँ, काम पर जाने लगता हूँ और डर को भगाने की कोशिश करता हूँ, लेकिन डर जो है ना, मेरे दिमाग से निकल नहीं पा रहा है। अब तो एक लंबा अरसा हो चुका है उस बात को, और आज भी डर मेरे शरीर में कभी कभी ऐसा लगता है कि जैसे वो मुझे देख रही हो।
उसकी लाल लाल आंखें मुझे दिखाई पड़ रहा है, लेकिन वो मुझे छू नहीं पाती। हाँ, जब मैं उसको देखता हूँ ना, उसकी आंखों को, तो मैं खौफ में भर जाता हूँ। जैसे लगता है कि वो अभी मेरे को पकड़ लेगी, मुझे मार डालेगी। अब तो इस बात को लेकर लंबा अरसा हो चुका है। मैं अब 51 साल का हो चुका हूँ और वो तांत्रिक बाबा गुजर चुके हैं। सब कुछ पहले वाला ख़त्म हो चुका है, लेकिन वो दुकानें आज भी हैं। जो कच्ची दुकानें थी, अब कुछ कुछ पक्की दुकानें हो चुकी हैं और वहाँ पर रात को चहल पहल रहती है। 10 बजे के आसपास दुकानें बंद होती हैं। बिजली की रोशनी है, चमकता हुआ हर तरफ दिखाई देता है। लेकिन मैं कभी कभी पत्नी के साथ उसके मैके जाता हूँ और जब देर हो जाती है ना, तो मैं डरता हूँ और कहता है कि नहीं, आज नहीं, हम सुबह चले पड़ेंगे। और तब मेरी पत्नी अब हंस देती है और कहती है कि जोगिंदर, अपने मन से डर को निकाल फेंको। जब तक तुम निकाल नहीं फेंकोगे और तब तक ये तुम्हें डर सताता रहेगा। उस दिन अगर मैं डर जाती ना, तो तुम्हें मार सकती थी। मेरा वो रूप तुमने शायद देखा नहीं होगा। मैं तो अपनी जान को अब बाजी लगा चुकी थी, या तो वो रहेगी या मैं रहूँगी। मेरी वो रौद्र रूप देख करके अब वो तुम्हें छू नहीं पाई थी। तब मैं समझा था कि उस रात में मेरे साथ में हुआ क्या था। शायद वो मेरी पत्नी थी, इसी वजह से मेरी जान बच गई थी। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी जोगिंदर जी की भेजी हुई। ये कहानी आपको कैसी लगी, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों, अगर आपके पास भी ऐसी कोई घटना है जो आप मुझे बताना चाहते हो, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर, मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप ज़रूर भेजिएगा। हाँ दोस्तों, ये भी चैनल आप ही का है, तो इसको भी अपना प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। और फिर हम मिलते हैं ना कल की रात इसी चैनल पर, इसी टाइम पर। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।